हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना अवर एनवायरनमेंट का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 किया था। इसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था। फूड चेन के बारे में, फूड वेब के बारे में हमने वहाँ पर बात की थी। आपको याद होगा, होपफुली आपने वीडियो जरूर देखा होगा। ओके, तो वहाँ पर हमने फूड चेन और फूड वेब के बारे में टोटल बातें की थी। तो आज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आज हम यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड वेस्ट डिस्पोजल टू द एनवायरनमेंट, इसकी हम बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो बात करेंगे बेटा, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओके, तो बेटा ये जो ओजोन है ना, ओजोन गैस की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ओजोन क्या है कि ओजोन इज अ मॉलिक्यूल, आप देख सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये वाला लाइन। ओके, ये वाला। तो ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम क्या कहते हैं, हम उसको क्या कहते हैं बेटा, 3 मॉलिक्यूल्स से मिलके बना हुआ होता है। जो ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं उनसे मिलके बना हुआ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, O3। ओके, क्या बोलते हैं? O3 बोलते हैं। ये क्या है? ओजोन मॉलिक्यूल। ओके, फिर जब मैं आगे चलूँ कि ऑक्सीजन जो होता है बेटा, जितनी भी लाइफ प्रोसेस हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होता है। कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होता है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई ये जो ओजोन है, ये ओजोन इज़ अ डेडली पॉइजन, यानी कि ओजोन इज़ पॉइजनस इन नेचर। ओजोन गैस जो है वो बहुत ही पॉइजनस होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए बेटा क्योंकि ये जो ओजोन है ना, इसलिए इसको हम एज अ डेडली पॉइजन कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये हमारा केवल लंग्स को ही डिस्ट्रॉय नहीं करता है, बल्कि ये बहुत सारे ग्रेटर नंबर में हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को भी जनरेट करता है। और हमारा जो चेस्ट पेन है, एक्यूट चेस्ट पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, एलर्जिक रिएक्शंस हैं, ये सब हमारी डिफरेंट वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में क्या करता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और यहाँ तक कि ये ब्रोंकाइटिस हो गया और फंक्शनिंग ऑफ हार्ट है, उसमें भी प्रॉब्लम करता है, अस्थमा भी क्रिएट करवाता है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे डेडली पॉइजन। ओके, इसलिए हमने इसको यहाँ क्यों बोला है, डेडली पॉइजन। नेक्स्ट हम लोग चलें बेटा, नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, at higher level at higher levels of the atmosphere, it shields the surface of the earth from ultraviolet radiation of the sun, which is highly dangerous to organisms as it can cause skin cancer। तो बेटा हम लोग जब अपने एटमॉस्फेयर के हायर लेवल्स पे जाते हैं, यानी कि हमारा जो स्ट्रेटोस्फेयर जो है, ऊपर जब हम जाते हैं, तो वहाँ पे इस ओजोन की एक लेयर होती है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जो हमें एक शील्ड प्रोवाइड करती है। हमारा अर्थ का सरफेस है, उसको एक शील्ड प्रोवाइड करती है, क्योंकि जो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आ रही है ना, बहुत ही हाईली डेंजरस होती हैं, उनको वो क्या करती है, रोक लेती है। क्योंकि ये जो रेडिएशन जो हैं, ये हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं, डिजीज़ कॉज करा सकती हैं, जैसे कि स्किन कैंसर। तो आप इस फोटो में देख सकते हैं कि सन से जो भी लेयर आ रही है, सन से जो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है, तो उसको ओजोन लेयर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, हमने यहाँ पे अभी ये सीखा। ठीक है, तो हमने अभी यहाँ पे क्या देखा कि भाई ओजोन जो होता है वो 3 एटम्स का मिलके बना होता है।
ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि ओजोन इज फॉर्म कितना, ओजोन ऑक्सीजन की कितना 3 एटम, ठीक है, O3 से मिलकर बना होता है, जिसको हम ओजोन मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, और ये जितनी भी लाइफ प्रोसेस हैं उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होता है। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन तो हम रह नहीं सकते। ठीक है, हम कुछ भी फोटोसिंथेसिस होगा तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन रिलीज होगा, तो हम लोग अगर फोटोसिंथेसिस होगा नहीं तो हम लोगों को ऑक्सीजन मिलेगा कैसे, और हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम हमारी लाइफ आगे प्रोसेस कैसे करेगी, हम सरवाइव कैसे करेंगे। और ये जो ओजोन है ये कैसा होता है, डेडली पॉइजनस होता है, क्योंकि ये बहुत सारे डिजीज़ को कॉज करवाता है हमारी बॉडी में, लंग्स को डिस्ट्रॉय करवाता है, फंक्शनिंग ऑफ हार्ट में प्रॉब्लम करता है, ब्रोंकाइटिस करवाता है, अस्थमा है, चेस्ट पेन है, एक्यूट चेस्ट पेन करवाता है, काफ़ी एलर्जिक रिएक्शंस भी क्रिएट करवाता है। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को भी कॉज करता है। तो ये इसके कुछ एक्सप्लेनेशन है। फिर उसके बाद हम लोग बेटा और ऊपर चले यहाँ पे, तो एट हायर लेवल्स जैसे अभी बात की थी, तो जो हमारा ऊपर का जो लेवल है जैसे कि स्ट्रेटोस्फीयर, वहाँ पे एक संकी यहाँ वहाँ पे एक लेयर होती है ओजोन की, ठीक है, जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है, सन से जो भी डायरेक्ट रेडिएशन आ रही है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेडिएशन जिसको हम बोलते हैं, उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, हमारी अर्थ सरफेस पे आने से रोकती है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा जो डिजीज़ वगैरह है वो ना हो पाए, जैसे कि स्किन कैंसर। ओके, जैसे ये ओजोन लेयर मैंने बनाया हुआ है। फिर हम लोग आगे चलें तो देखो, अब हम बात करते हैं कि जो O3 है ये बनता कैसे है। ठीक है, O3 जो है बनता कैसे, यानी ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बेटा मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है कि ozone is formed in atmosphere by the action of ultraviolet radiation on oxygen gas। कैसे हो रहा है, ओजोन इज फॉर्म्ड इन एटमॉस्फेयर बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑन ऑक्सीजन गैस। प्लीज़ आप ये लाइन को ज़रूर नोट कर लें। ठीक है, कि ओजोन कैसे हो रहा है, कि बेटा जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ना, वो क्या कर रहे हैं, हमारे ऑक्सीजन जो गैस है उस पर एक्ट करते हैं। ठीक है ना, ओजोन इज फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑन ऑक्सीजन गैस। तो बेटा ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की एक्शन की वजह से, ठीक है ना, ओजोन का फॉर्मेशन होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, कैसे होता है कि बेटा ये जो हाई एनर्जी यूवी रेडिएशंस जो होते हैं, हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होते हैं, जो सन से आ रहे हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं फ्री ऑक्सीजन एटम्स में। क्या करते हैं, ऑक्सीजन को स्प्लिट कर देते हैं फ्री ऑक्सीजन एटम्स में। ठीक है, यानी कि जो हमारा ऑक्सीजन था वो क्या था, O2 था। तो यूवी रेडिएशन के, क्योंकि वो बहुत ही हाई यूवी रेडिएशन हैं, ठीक है, उनके एक्ट करने की वजह से जो हमारा ऑक्सीजन जो था वो फ्री एटम्स में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं O+O। ठीक है, और ये जो फ्री ऑक्सीजन जो होता है, जैसे कि O जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। कैसा होता है, हाईली रिएक्टिव। कैसा होता है, हाईली रिएक्टिव। ओके, ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि ये जो ऑक्सीजन है, वन ऑक्सीजन एटम जो है वो रिएक्ट करता है दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ। देखिए जैसे कि ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम, ये क्या करेगा, दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और बनाएगा क्या, O3, ओजोन, ओजोन मॉलिक्यूल। समझे। ठीक है, तो ओजोन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो भाई जो यूवी रेडिएशन जो होते हैं उनके एक्शन की वजह से ओजोन फॉर्म होता है, क्योंकि वो यूवी रेडिएशन ऑक्सीजन गैस पर क्या करते हैं, एक्शन करते हैं। तो यूवी रेडिएशन बहुत ही हाई एनर्जी के होते हैं,
जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को स्प्लिट कर देते हैं फ्री ऑक्सीजन एटम्स में, जिसकी वजह से ये जो हमारा O2 है, ये आप देख सकते हैं, ये जो O2 है ये कन्वर्ट हो गया किस में, O+O में, और ये बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। द फ्री ऑक्सीजन एटम्स आर हाईली रिएक्टिव। ठीक है, नोट कर लीजिए इस बात को, द फ्री ऑक्सीजन एटम्स आर हाईली रिएक्टिव। ठीक है, एंड वन ऑक्सीजन एटम रिएक्ट्स विद एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म एन ओजोन मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे कि ये एक ऑक्सीजन एटम है, इसने क्या किया, रिएक्ट किया दूसरे हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ और बना दिया क्या, ओजोन, O3। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, किस तरीके से ऑक्सीजन जो है, ओजोन का फॉर्मेशन हो रहा है यूवी रेडिएशन की वजह से, ये डेडली क्यों है, कहाँ मिल रहा है हमें देखने को। ठीक है, और ओजोन लेयर की मैं थोड़ी सी यहाँ पे और मैं आपसे अगर बात करूँ तो बेटा, ओजोन लेयर जो है अर्थ एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है। ठीक है, और बेटा ओजोन लेयर जो होता है लाइफ के एग्जिस्ट अर्थ के ऊपर जहाँ पे हम रह रहे हैं सरफेस में, अर्थ में एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए, लाइफ के सर्वाइवल के लिए ओजोन लेयर का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो यूवी रेडिएशन जो होता है ना, हार्मफुल यूवी रेडिएशन जो है, मोस्ट ऑफ द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि कहाँ से आ रहे हैं, सन से आ रहे हैं, और उन्हें बचाता है कि वो अर्थ पे ना पहुँच पाए, एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। ओके, अब आप कहेंगे सर ये ओजोन डिप्लीशन का क्या मतलब होता है, तो बेटा ओजोन डिप्लीशन का मतलब है कि द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, द थिनिंग की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, किसकी बात की है मैंने, थिनिंग की, थिनिंग, द थिनिंग, द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इज कॉमनली कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन। ठीक है ना, छेद नहीं हो रहा है वहाँ पे कोई, वो जो ओजोन का जो लेयर है वो थिन होता जा रहा है। ठीक है, पतला हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ओजोन इज बीइंग डिप्लीटेड बाय एयर पॉल्यूटेंट्स। कौन है जो ओजोन डिप्लीशन करवा रहा है, किससे हो रहा है ये, तो ये किससे हो रहा है, एयर पॉल्यूटेंट्स की वजह से हो रहा है। थिनिंग किसकी वजह से हो रही है, एयर पॉल्यूटेंट्स की वजह से हो रही है। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC जिसको हम बोलते हैं, ये एक एयर पॉल्यूटेंट है, और ये मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के लिए इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, क्योंकि CFC जो है वो एक सिंथेटिक केमिकल है, मैन मेड केमिकल है, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं अपने रेफ्रिजरेटर वगैरह में फॉर द कूलिंग। और इस अगर मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ कि CFC एक मैन मेड सब्सटेंसेस है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, कार्बन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन होता है। ठीक है, तो ये मैन मेड होता है, इसलिए इसको सिंथेटिक केमिकल कहा गया है। नेचुरली अकर नहीं कर रहा है, हमने इसको बनाया है। ठीक है, तो CFC जो होता है वो मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के लिए। आप प्लीज़ इसको ज़रूर याद रखें, इसको एज इट इज़ आप नोट कर लें जो मैंने भी आपको टीच किया है। अभी वीडियो पॉज करें और सारा का सारा भी नोट डाउन करें। ठीक है, और देखिए और भी गैसेस होते हैं और डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन के लिए, जैसे कि मीथेन होता है, CH4, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होता है। ठीक है, वो भी कॉज करवाते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन। ओके, देन एंड देन नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे हमने लिखा है कि एंड फायर एक्सटिंग्विशर
has been linked for sharp drop of ozone in the atmosphere। तो बेटा ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है ना, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये क्या होता है, ये भी डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन में रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पास ब्रोमीन होता है, दे कंटेन ब्रोमीन, और ब्रोमीन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है ओजोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए देन क्लोरीन। ठीक है, इसीलिए ऐसा लिंक देखा गया है कि ये जो फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं ड्रॉप ऑफ ओजोन बहुत जल्दी करवाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबर में इफेक्टिव होते हैं, बहुत मैनी टाइम्स। ठीक है, तो हमने अभी यहाँ पे ये देखा। तो हमने अभी बेटा यहाँ पे ओजोन के बारे में पढ़ा कि ओजोन का डिप्लीशन कैसे हो रहा है, किस तरीके से वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और ओजोन गैस क्या है, कहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लीज़ आप ये जो टॉपिक है इसको ज़रूर इसको लिख लें, अभी याद कर लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपसे अगर और क्वेश्चन मैं पूछूं, ये क्वेश्चन भी आप नोट करिए, मैं आपको क्वेश्चन में देता हूँ कि विच कंपाउंड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, ध्यान से सुनिए कि विच कंपाउंड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, इसका आंसर ज़रूर लिखिए। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, एक और लिखिए, वाई इज डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर अ कॉज ऑफ कंसर्न टू अस, क्वेश्चन मार्क। वॉट टू स्टेप्स कैन बी टेकन टू लिमिट द डैमेज टू द ओजोन लेयर। इसके आंसर आप इन दोनों जो क्वेश्चंस मैंने आपको बोले हैं, आप प्लीज़ इनके आंसर्स ज़रूर नोट करें, लिखें उसको। तो बेटा ऊपर जो एक डायग्राम जो था ये किसका था, आप देख सकते हैं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का डायग्राम है। ठीक है, स्ट्रक्चरली हम इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये जो आप देख सकते हैं ये। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर बेटा हम लोग चलें। तो बेटा नेक्स्ट पेज पे हम लोगों को क्या देखना है कि भाई यहाँ पे हम मैंने बात की थी आपसे कि हम वेस्ट डिस्पोजल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? वेस्ट डिस्पोजल के बारे में। ओके, तो वेस्ट डिस्पोजल के बारे में जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो क्या क्या बात कर सकते हैं। ठीक है, और इससे भी पहले जैसे कि ओजोन डिप्लीशन मैंने आपको पढ़ाया, तो आप उसके इफ़ेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन भी आप लिख सकते हैं। एज इट इज़ मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किए हैं सारे। ठीक है, एक्सप्लेन जब मैं आपको कर रहा था ओजोन, ठीक है, तो आप उसमें पूरा का पूरा उसके इफ़ेक्ट भी लिख सकते हैं। मैं आपको फिर से उसमें बता देता हूँ कि जैसे कि इफ़ेक्ट क्या था, क्या यूवी रेडिएशन जो हैं स्किन कैंसर कॉज कराते हैं। तो क्या हो गया कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कॉज स्किन कैंसर। ठीक है, और क्या करते हैं कि बेटा ये जो यूवी रेडिएशन जो होते हैं हमारे आइज़ को भी डैमेज करते हैं। ठीक है, हमारे आइज़ को भी डैमेज करते हैं, दीज कॉज डैमेज टू आइज़। ठीक है, और क्या करते हैं, कैटरैक्ट डिजीज़ इन आइज़, हम लोगों को एक जो डिजीज़ है आइज़ की उसको भी कॉज कराते हैं, कैटरैक्ट डिजीज़ इन आइज़। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, ओजोन इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन की वजह से एक और हमें देखने को मिल सकता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम यानी जो कैपेबिलिटी है फॉरेन सब्सटेंस से लड़ने की, ठीक है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। ठीक है, काम करना उतना नहीं रहेगा, उसकी रेजिस्टेंस पावर जो है, बॉडी की जो रेजिस्टेंस पावर है वो कम हो जाएगी। ठीक है, वो भी डैमेज होती है ओजोन डिप्लीशन की वजह से, तो इफ़ेक्ट है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं इस लाइन को कि दीज कॉज डैमेज टू इम्यून सिस्टम बाय लोअरिंग द बॉडीज रेजिस्टेंस टू डिजीज। ठीक है,
प्लीज़ आप ये सब लिख लें, इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ऑलरेडी मैं पहले ही आपको ये सब टीच कर चुका हूँ, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा। अभी वीडियो पॉज करिए और इसको नोट करिए, ठीक है। और देखिए, एक क्वेश्चन अगर मैं आपको और दूं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उसका आंसर ज़रूर लिखिएगा कि अमंग द ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस, अमंग द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर द मोस्ट हार्मफुल, गिव रीज़न, ठीक है। इसको अपने वर्ड्स में जो मैंने बताया है उसमें आप लोग ज़रूर इसको क्या करें, नोट करें, ठीक है, लिखें बेटा। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो क्या है, वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है। वेस्ट डिस्पोजल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेस्ट डिस्पोजल के बारे में क्या था, आपको मैं दिखाता हूँ क्या हेडिंग थी हमारी, कि वेस्ट डिस्पोजल टू द एनवायरनमेंट। इसके क्या इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। जो भी हम हमारा जो कचरा है घर से, जो गार्बेज जो निकल रहा है, उसके वेस्ट डिस्पोजल का क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका इफ़ेक्ट क्या देखने को मिलेगा। अगर इसके इफ़ेक्ट से पहले मैं आपसे बात करूं कि भाई इसके वेस्ट डिस्पोजल के हम कुछ मेथड्स निकाल सकते हैं, कुछ मोड्स कर सकते हैं, जिससे कि हम इसको क्या कर सकें, थोड़ा सा इसकी क्वांटिटी को कम कर सकें। क्या कर सकते हैं, कुछ मेथड हो सकते हैं, कुछ प्रोमिनेंट मेथड्स की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। जैसे कि पहला है लैंडफिल्स। क्या है, पहला है लैंडफिल्स। देखिए मैं आपको शो करता हूँ। तो सबसे पहला क्या होगा, मैं आपको मोड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि क्या मोड्स हो सकते हैं। इफेक्ट की मैं उसके बाद में बात करूँगा, ओके। तो बेटा सबसे पहले क्या हो सकता है, एक तो हम लैंडफिल कर सकते हैं, लैंडफिल्स, लैंडफिल्स यानी कि जो हमारे अर्बन एरियाज जो होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में सॉलिड वेस्ट वगैरह होता है, तो उसको हम लैंडफिल्स में क्या कर सकते हैं, बरीड कर सकते हैं, ओके। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा सरफेस ऑफ लैंड है वहाँ पे हम एक जैसा इवन कर सकते हैं, लैंडफिल करके बरी कर सकते हैं सॉलिड वेस्ट को। तो ये कॉमन मेथड है वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है। वेस्ट डिस्पोजल का एक लैंडफिलिंग जो है कॉमन मेथड माना जाता है। दूसरा क्या कर सकते हैं, ये तो हमारा पहला हो गया। दूसरा क्या कर सकते हैं, सेकंड ये हो सकता है ना कि रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, रिसाइकलिंग कर सकते हैं हम वेस्ट का, बिल्कुल कर सकते हैं। कि भाई जो हमारा नंबर ऑफ सॉलिड वेस्ट है, जैसे कि पेपर है, प्लास्टिक है, मेटल है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, रिसाइकल्ड करने के लिए रेस्पेक्टिव रिसाइकलिंग यूनिट्स को दे सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ आप लोग देखते होंगे आसपास घरों के लोग आते हैं कि प्लास्टिक दे दो, पेपर दे दो, न्यूज़पेपर दे दो, बेचने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल्ड करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो जो पेपर वगैरह जो हमने बेचा वो सारा इकट्ठा होकर कहाँ जाएगा, पेपर मिल्स के पास जाएगा। प्लास्टिक वगैरह है, वो जितनी भी टूटी हुई प्लास्टिक है या गिलास है, जो भी है, वो सब कहाँ जाएगा, उस मिल्स वगैरह के पास जाएगा। उससे हमें नए प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से जो फैक्ट्रीज़ हैं वो उस वेस्ट को क्या करती हैं, रिसाइकल कर सकती हैं, ठीक है। क्या कर सकती हैं, रिसाइकिल कर सकती हैं, ठीक है। और क्या मेथड हो सकता है थर्ड, बेटा थर्ड ऐसे नहीं कह सकते हम कि एक प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, क्या हो सकता है, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। तो प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट कहने का क्या मतलब है कि बेटा हमारे हाउस होल्ड वेस्ट होते हैं, यानी हमारे घरों में से बहुत सारा ऐसा वेस्ट निकलता है, जैसे कि
फ्रूट्स का पील होता है, पीलिंग ऑफ फ्रूट्स होता है, वेजिटेबल्स होता है, या लेफ़्ट ओवर फूड होता है, और फॉलन डेड लीव्स होती हैं जो हमारे गार्डन वगैरह में टूट जाती हैं, ठीक है, हमें मिलती हैं, डेड होती हैं, डेड लीव्स होती हैं। तो इनको हम क्या कर सकते हैं कि इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कंपोस्ट और यूज़ कर सकते हैं एज अ मैन्योर, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा वेस्ट डिस्पोजल है उसके कुछ ये मोड्स हैं, कुछ तरीके हैं कि हम इस तरीके से कुछ अपना जो वेस्ट है उसको कुछ हद तक कम कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप ये तीनों को ध्यान से सुनिए और फिर से इसको लिखिए, ठीक है। अब मैं बेटा इसकी बात करूँगा मैं आपसे यहाँ पे कि हम लोगों का इफ़ेक्ट, कि अब इसकी वजह से इफ़ेक्ट, क्योंकि पूरा का पूरा वेस्ट तो डिस्पोजल हो नहीं सकता, डिस्पोज हो नहीं सकता, डिकम्पोज हो नहीं सकता, तो क्या करेंगे। तो देखो बेटा, आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि हीप्स ऑफ गार्बेज इज हीप्ड ऑल ओवर द प्लेसेस इन टाउन्स सिटीज़ विच कैन अफेक्ट एनवायरनमेंट वेरी बैडली। तो बेटा जो गार्बेज जो है उसके ढेर लग जाते हैं। हीप्स मतलब ढेर, एक तरीके के पहाड़ी बनते जाते हैं, धीरे धीरे जमा करते जाते हैं और उसके लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, इस तरीके से पहाड़ बनते जाते हैं, ठीक है। तो हीप्स बन जाते हैं। तो बेटा ये हमें ऑल ओवर द सिटीज़, जितने भी बड़े बड़े सिटीज़ होंगे आज के टाइम पे, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सिटीज़ हो गए, टाउन्स हो गए, तो बेटा वहाँ के एनवायरनमेंट को ये बहुत ही ज़्यादा क्या करेंगे, नुकसान करेंगे, बहुत ही ज़्यादा बैडली हो जाएगा वहाँ का एनवायरनमेंट। क्योंकि बेटा वहाँ का जहाँ पे गार्बेज है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल होगी, ठीक है, ब्रीथ नहीं कर पाएंगे हम, कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा होंगे। तो आसपास का जो भी एरिया होगा ना वो भी उस गार्बेज की हीप की वजह से अफेक्ट होगा, ठीक है। इसीलिए कि गार्बेज कॉजेज, अब ये लाइन देखिए, गार्बेज कॉजेज डैमेज टू द लोकल इकोसिस्टम। तो उस गार्बेज हीप के आसपास जो लोग रह रहे हैं वो सब भी क्या हो जाएंगे, अफेक्ट हो जाएंगे। तो हमारा आसपास का जो इकोसिस्टम है, जो हमारा एयर है, वाटर है, वो सब क्या होगा, सब डैमेज होगा वहाँ के। और धीरे धीरे हो सकता है कि हमें डिजीज़ भी कॉज होने लगे, ठीक है। क्योंकि हम चाहते हैं कि जहाँ हम रहें, जो हमारा इकोसिस्टम है, जहाँ आसपास हम रहते हैं, वहाँ क्या हो, साफ सफाई बहुत अच्छी हो, ठीक है। जब साफ सफाई अच्छी होगी, कीड़े मकोड़े नहीं होंगे, तो हम एक हेल्दी लाइफ परस्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और देखो और क्या हमें प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलेगी, सॉरी, कि गार्बेज इफ टॉस्ड, देखिए कि गार्बेज इफ टॉस्ड इनटू वाटर इट ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंसेस विद वाटर करंट एंड विंड विच कैन डायरेक्टली अफेक्ट एक्वेटिक लाइफ। बेटा अगर ये गार्बेज जो है, अगर ये किसी भी तरीके से वाटर बॉडीज़ में चला गया, ठीक है, वाटर बॉडीज़ कोई आसपास रिवर है, ठीक है, वहाँ पे अगर चला गया तो ये बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंसेस को क्या करेगा, कवर कर लेगा। ये विंड के थ्रू भी तो उड़ेगा ना, जो सूखा हुआ कचरा जो होगा, गार्बेज होगा, भाई धीरे धीरे इकट्ठा ऊपर होते जा रहा है, होते जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, हवा बहुत तेज चलेगी, स्ट्रॉन्ग विंड्स चलेंगी, तो ये उसको उड़ा के ले जाएंगी, ठीक है। तो जहाँ पे पहुँचेगा वहाँ के लोग क्या होंगे, वो इफेक्ट होंगे, वहाँ पे गंदगी होगी। और जिस वाटर बॉडी में ये मिलेगा, जहाँ जितना भी ये क्या करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा, वहाँ पे जो बेटा एक्वेटिक एनिमल्स बेचारे जो रह रहे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, अफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। उनकी भी जो लाइफ है उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। जो वाटर बॉडी है वो पूरा का पूरा गंदा हो जाएगा, ठीक है। और देखिए जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, मैंने ये पिक्चर यहाँ पे डाला हुआ है, ये देखिए, इस तरीके से आप अपने सिटीज़ में कहीं भी आप देख सकते हैं, ऐसे हीप्स वगैरह बने हुए होते हैं, ठीक है। तो जो गार्बेज है इन लैंड
द गार्बेज कैन कॉज लैंड पॉल्यूशन। ऑब्वियसली जो गार्बेज है हमारा, ये कहाँ पे है, ये जो गार्बेज है लैंड पे ही है ना, तो वहाँ पे क्या करेगा, लैंड पॉल्यूशन करेगा, ठीक है। और हार्म करेगा, एनिमल्स जो हैं बेचारे वो भी तो बीमार पड़ेंगे, उनकी भी तो डेथ होगी, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी है। और सर्व एज अ हाउस ऑफ बैक्टीरिया, और बेटा कैसे सर्व करेगा, हाउस ऑफ बैक्टीरिया सर्व करेगा, ठीक है। कैसे सर्व करेगा, हाउस ऑफ बैक्टीरिया। वहाँ पे कितने ज़्यादा बैक्टीरियाज वगैरह देखने को मिलेंगे, ठीक है। और बेटा वहाँ पे फायर भी स्टार्ट हो सकती है। आपने देखा होगा कि जो जहाँ पे गार्बेज वगैरह ऐसे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो लोग वहाँ पे आग लगा देते हैं, ताकि ये कैसे भी डैमेज हो जाए, कैसे भी गायब हो जाए। तो उसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, वो तो पूरा का पूरा डैमेज हो गया ना। हम लोग ब्रीथ वगैरह कैसे करेंगे, पॉल्यूशन कितना ज़्यादा वहाँ पे कॉज होगा, ठीक है। तो ये इफ़ेक्ट्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल हैं जो हम लोगों को क्या है देखने को मिलते हैं, जितने भी गार्बेज होंगे। तो यहाँ आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है, अवर एनवायरनमेंट, ओके। तो यहाँ पे मैं फिर से आपको कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, प्लीज़ नोट करिए कि हाउ कैन वी रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ वेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ वेस्ट, ठीक है। और सुनिए एक और क्वेश्चन लिखिए कि वाई प्लास्टिक बैग्स एंड कंटेनर्स, वाई प्लास्टिक बैग्स एंड कंटेनर्स शुड नॉट बी डिस्पोज्ड, should not be disposed of, OFF of by burning, question mark, give reason, ओके। तो आप इसका आंसर ज़रूर लिखें, ओके। एक क्वेश्चन और लिखेंगे, एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको। इफ ऑल द वेस्ट जनरेट इज बायोडिग्रेडेबल, ध्यान से लिखिए कि इफ ऑल द वेस्ट जनरेट इज बायोडिग्रेडेबल, कॉमा, विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट, क्वेश्चन मार्क, ओके। तो आपको ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको वीडियोस के बीच में दिए हैं जो कि आपके इन टॉपिक्स को कवर करते हैं। आपको प्लीज़ इन क्वेश्चंस को लिखिए और उनके आंसर्स लिखिए, ठीक है।